नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है अनोखा रिश्ता। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जीजा जी, एक रिक्वेस्ट थी। विजय बाबू ने फ़ोन पर कहा। जी बोलिए। विशाल जी ने छोटे साले की आवाज़ पहचान ली थी। विजय कुछ देर सोचते रहे कि बात शुरू करे तो कहाँ से करे। दरअसल बात बहुत ही संवेदनशील थी। घर की इज्जत का सवाल था। पर विशाल जी भी कोई गैर तो नहीं थे। इन्हें आज नहीं तो कल सब कुछ पता चल ही जाना था। बाद में विशाल जी भी कहते कि पहले क्यों नहीं बताया। यही शिकायत बहन भी करती। साले साहब कुछ बोलिए भी। कुछ इंतजार के बाद विशाल जी ने कहा, जीजा जी दरअसल घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ माँ और भाभी में बिल्कुल नहीं बन रही। अजय भैया भी भाभी की तरफ से ही बोलते हैं और वो अक्सर माँ को डपट देते हैं। कल देर रात माँ का फ़ोन आया है कि वह बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है, कोई ख्याल नहीं रखता। भैया तो वैसे भी घर में नहीं रहते हैं और भाभी और उनके बच्चे माँ को बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। घर घर की कहानी थी। साले से पहले यही सब कुछ विशाल जी अपनी पत्नी के सिरमुख से सुन चुके थे। इच्छा हुई कि फ़ोन काट दे, पर यह समस्या का कोई समाधान नहीं था। साले साहब दोबारा फ़ोन कर देते। मुझे विभा ने सब कुछ बता दिया। यह विभा विशाल जी की पत्नी है। आप तो ये बताइए कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ। अजय बाबू के स्वर में हिचकिचाहट के भाव आए। फिर उन्होंने खुद पर नियंत्रण पाकर धीरे से कहा, जीजा जी आप तो जानते ही हैं कि मैं घर से 2000 किलोमीटर दूर रहता हूँ और एयरफोर्स में हर दूसरे तीसरे साल बाद मेरा ट्रांसफ़र भी हो जाता है। मेरा अपना पर्सनल सेटअप तो है नहीं। जो छोटा मोटा गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है उसी में गुजारा करना पड़ता है। ऐसे में मैं तो कुछ कर नहीं पाता और माँ से भी गाँव नहीं छूटता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इच्छा होती है कि मैं माँ को अपने पास रखूँ, पर रख नहीं पाता। घर छोटा है जो मुझे और बच्चों को ही कम पड़ता है। माँ को बड़े घर में रहने की आदत है जो कि यहाँ संभव है नहीं। और फिर माँ को भी यहाँ परदेश में मन नहीं लगता। बाहरी लोगों से जान पहचान न होने के कारण जल्दी ही वापस गांव जाने की जिद करने लगती हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? विशाल जी ने लरजते दिल से पूछा। उन्हें डर था कि कहीं साले साहब सासू माँ की जिम्मेदारी उन्हें ही ना सौंप दे। साले साहब एक बार फिर हिचकिचाए, फिर धीरे से बोले, जीजा जी जयपुर से फरीदाबाद ओवरनाइट की भी जर्नी नहीं है। आप चाहें तो दीदी के साथ फरीदाबाद जाएं और भाभी को समझाएं कि माँ को तकलीफ ना दे। वैसे भी माँ बहुत दिनों की मेहमान तो है नहीं। क्यों बूढ़ी विधवा माँ की बद्दुआएं लेती है। विशाल जी का मन वितृष्णा से भर उठा, पर मन के भाव लब पर नहीं आए। वे थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर कुछ निर्णय लेकर बोले, ठीक है 2 दिन बाद शुक्रवार है। मैं शुक्रवार रात को ट्रेन में बैठकर फरीदाबाद चला जाता हूँ। शनिवार और रविवार मेरा ऑफ है। रविवार की रात की गाड़ी से वापस जयपुर आ जाऊँगा और सोमवार को बैंक ज्वाइन कर लूँगा। साले साहब ने मीलों लंबी सांस ली, फिर थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें की और फ़ोन काट दिया। विशाल जी ने घड़ी देखी, 9:15 बज रहे थे। बैंक समय पर पहुंचने के लिए ज़रूरी था तो वे फ़ौरन तैयार होते हैं। उन्होंने मोबाइल को साइड में रखकर बाथरूम में घुस जाते हैं। विशाल जी एसबीआई बैंक की शाखा के प्रबंधक थे और जयपुर में वो पिछले 10 साल से ही रह रहे थे। हालांकि उनकी खुद की नौकरी में भी ट्रांसफ़र होते रहते थे, फिर भी जैक जुगाड़ करके वो आसपास ही अपना ट्रांसफ़र करवा लेते थे। इसलिए उन्हें जयपुर से में ही अपना 2 मंजिला निजी मकान बनवा लिया था। ऊपर की मंजिल में एक किराएदार रहता था और निचली मंजिल में वो खुद अपने परिवार के साथ रहते थे। पत्नी, स्वयं और 2 बच्चे। बड़ी बेटी थी जो 11वीं कक्षा में और बेटा 8वीं कक्षा में। घर में एक और सदस्य थी, नटखट पेमिलियन डॉग स्वीटी। रात के 11 बजे का वक्त था। विशाल जी बिस्तर पर लेटे हुए मोबाइल पर मनोरंजन ढूंढ रहे थे। विभा किचन समेटने के बाद बच्चों को उनके कमरे में भेजकर शयन कक्ष में आई। विशाल जी ने पत्नी को देखकर मोबाइल एक तरफ रख दिया, फिर सहज भाव से बोले, सुबह विजय का फ़ोन आया था।
मुझे बैंक जाने में देरी हो रही थी, इसलिए तुम्हें कुछ बताए बिना ही मैं चला गया था। क्या कह रहा था? विभा ने पूछा। वही, माँ और श्वेता भाभी के किस्से। माँ का भाभी के साथ निर्वाह नहीं हो पा रहा है। विभा, विजय चाहता क्या है? देखो, मुंह से तो कुछ कह नहीं पा रहा था मुझे। मुझे लगता है कि वह चाहता है कि हम माँ को यहाँ अपने साथ जयपुर में रख लें। विभा, पागल हो, ऐसा कहीं होता है क्या? क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब तक तुम्हारी माँ और पापा जिंदा हैं तब तक तो ठीक है, उनकी भी उम्र हो चली है। जिस दिन माँ या पिताजी में से कोई भी एक ऑफ हो जाएगा तो बचे हुए शख्स की जिम्मेदारी हमें ही तो झेलनी पड़ेगी। विशाल जी ने कठोर भाव से पत्नी की ओर देखा। विभा ने निर्विकार भाव से पति की ओर देखा, फिर बोली, कुछ बातें सुनने में कटु लग होती हैं पर सच्चाई भी वही होती है। इसलिए प्रैक्टिकल बनो, खुद को भावनाओं में बहने मत दो। मुझे मालूम है कि जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो मेरा भी कोई साथ नहीं देगा। अपनी अर्थी अपने कांधे। मैं भी किसी से कोई उम्मीद नहीं करूंगी, कोई शिकायत भी नहीं करूंगी। विशाल, तुम्हारी मर्जी। वैसे विजय के कहने पर मुझे फरीदाबाद तो जाना ही होगा। क्यों ना तुम भी साथ चलो? मायके जाना भी हो जाएगा और विजय को भी तसल्ली हो जाएगी कि बहन बहनोई दोनों माँ के पास गए थे। विभा, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो जवान बेटी हो रही है, उसे छोड़कर मैं कहीं जाना नहीं चाहती। दूसरा, दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कैरियर का भी सवाल है। तीसरा, स्वीटी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। विशाल, अगर हम लोग कार से चलें और स्वीटी को भी साथ ले चलें तो? विभा, सबसे अहम बात यह है कि मैं माँ के सामने पढ़ना ही नहीं चाहती। वो रो कर रुला कर ऐसा माहौल बनाएगी कि मुझसे कुछ उल्टा सीधा वादा करवा लेगी। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कोई भी सच्चा झूठा वादा कर सकूँ। मैं इस समय माँ की जिम्मेदारी उठा पाने में सक्षम नहीं हूँ। विशाल जी ने हैरानी से पत्नी की ओर देखा। माय डियर हस्बैंड, विभा लाइट बंद करते हुए बोली, जायदाद सभी चाहते हैं पर जिम्मेदारी कोई नहीं चाहता। विशाल जी खामोश रह गए। विशाल जी शनिवार की सुबह अकेले फरीदाबाद पहुंचे। फरीदाबाद आने के लिए न विभा तैयार थी और न ही बच्चे। स्टेशन से बाहर निकलकर उन्होंने ऑटो बुक किया और अपने माता पिता के घर पहुंचे, जो फरीदाबाद में ही रहते थे। विशाल शुरू से ही ऐसा करते थे। पहले पिता के पास, फिर नहा धोकर परिवार के सभी सदस्यों से मिल करके नाश्ते पानी के पश्चात ससुराल या फिर कहीं और जाते थे। पिता पुराने ख्यालों के आदमी थे। सूटकेस अगर ससुराल में उतरता तो पिता कहते कि विशाल मेरे पास थोड़ी ही आया था, वह तो ससुराल आया था, बस आया था तो मिलने के लिए इधर भी आ गया। घर में सभी से मिलकर बतियाकर विशाल पिता की कार लेकर ससुराल पहुंचे। जयपुर से निकलने से पहले वह बड़े साले अजय को, जो कि दिल्ली में एक कंपनी में थे, को फ़ोन करके सूचना दे चुके थे कि वो शनिवार की शाम को फरीदाबाद में आपसे मिलना चाहते हैं। जब विशाल जी ससुराल पहुंचे तो दोपहर के 11 बज रहे थे। सासू माँ शारदा देवी को पहले से ही मालूम था कि दामाद जी आने वाले हैं, अतः वह भी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्वेता जी और उनके बच्चे स्कूल में गए हुए थे, जो दोपहर 2 बजे के बाद ही घर लौटते। सास दामाद के मध्य जो भी वार्तालाप होता उसे सुनने वाला कोई गवाह नहीं था। सासू माँ शारदा देवी को खुलकर बोलने की आज़ादी थी। वृद्धा शारदा देवी को श्रोता मिला न मिला अपनापन मिल गया था, जैसे भावनाओं का आवेश हृदय में फूट कर निकला हो। पलकों ने बगावत कर दी थी। वह बहुत देर तक रोती रही, कलपती रही। जब मन का गुबार कम हुआ तो वॉश बेसिन में जाकर हाथ मुंह धोई, फिर बेटे बहू की, पोते की, मेड की, पड़ोसन की, दूसरे रिश्तेदारों की शिकायतों का खाता खोलकर बैठ गई। उन्हें हर किसी से शिकायत थी, पर सबसे ज़्यादा शिकायत थी अपनी बड़ी बहू श्वेता से। इतनी शिकायत कि अगर यमराज को भी वृद्धा पर दया आ जाती तो श्वेता अगले ही क्षण जीवित न रह पाती। विशाल जी ने वृद्धा को खुलकर बोलने दिया। जब शिकायतों का कोष रिक्त हो गया, मन के सारे गुबार निकल गए, तब तक विशाल जी समझ चुके थे कि सासू माँ नाराजगी वश विलाप कर रही है। वह 65 साल की थी, पर उम्र के लिहाज से बिल्कुल स्वस्थ थी। डायबिटीज और बीपी की दवाइयाँ जरूर खाती थी, पर उन दवाइयों का नकारात्मक प्रभाव कम से कम उनके शरीर पर
परिलक्षित होता नहीं दिख रहा था। अच्छी भली हट्टी-कट्टी दिखती थी। मम्मी, आपका खाना, कपड़ा, दवाइयों की देखरेख कौन करता है? विशाल जी ने सहज भाव से पूछा। शारदा देवी, वही करती है, पर ऐसे जैसे एहसान जता रही हो। दोपहर और रात का खाना मेड बनाकर जाती है। सुबह और शाम का नाश्ता श्वेता मैनेज करती है। कपड़े, बर्तन, घर का झाड़ू पोछा, बिस्तर ठीक करने जैसे काम मेड कर जाती है। अगर मेड ना आए तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर जैसे उपकरण हैं। बच्चे भी थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो भी सब हो जाता है। अगर अस्पताल ले जाना हो तो? वैसे तो छोटे मोटी तकलीफ हो तो मैं खुद ही ऑटो करके अस्पताल चली जाती हूँ, पर तकलीफ ज़्यादा हो या मैं खुद नहीं जा सकती हूँ तो श्वेता मुझे लेकर जाती है। सासू माँ इस तरह बोली जैसे कबूल करते हुए उनका कलेजा फट रहा हो। नए कपड़े लेने हो तो? शारदा देवी, बार त्योहार पर जब सबके लिए कपड़े खरीदे जाते हैं तो मेरे लिए भी कपड़े आ जाते हैं। विजय भी जब फरीदाबाद आता है तो वो भी मेरे लिए खरीदारी करता है। हर माह मुझे श्वेता 2000 रुपये के खर्चने के लिए देती है। 2000 में आपका गुजारा चल जाता है? शारदा देवी, मुझसे तो 200 रुपये भी खर्च नहीं होते। ज़रूरत पड़े तो मैं और भी पैसे निकाल सकती हूँ। अलमारी की चाबी तो मेरे पास ही रहती है। श्वेता ने कह रखा है कि जितनी ज़रूरत हो पैसे निकाल सकती हूँ। विशाल जी ताज्जुब से सास की तरफ देखे, फिर आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोले, फिर आपका तकलीफ क्या है? बेचारी भाभी सब कुछ तो कर रही है आपके लिए। शारदा देवी, मैं क्या जानवर हूँ जो खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए दे दिया तो हो गया? मुझसे कोई बात नहीं करता। एक ही छत के नीचे हम अजनबियों की तरह रह रहे हैं। पोतो वीकू और चीकू के पास भी मेरे साथ बैठने का समय नहीं है। मुझे कहीं भी आने जाने की आज़ादी नहीं है। सब काम पूछ कर करना पड़ता है। मुझे तो पसंद की टीवी सीरियल भी देखने की अनुमति नहीं है। मैं किसी के घर जा नहीं सकती, किसी को अपनी मर्जी से घर बुला नहीं सकती। विशाल ने एक हुंकार भरी, फिर उठे और पूरे घर का निरीक्षण करने लगे। 5 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन सेट का घर था। सभी बेडरूम में अटैच लेट बाथ थे। पूरा घर सुरुचिपूर्ण तरीके से सजा हुआ था। सजावट की हर चीज़ अपनी आभा बिखेर रही थी और अपने बहुमूल्य होने का प्रमाण दे रही थी। खुद सासू माँ शारदा देवी का कमरा सलीके से था। एक बड़ा सा टीवी सेट एक दीवार पर टंगा हुआ था। कमरे के बगल में एक छोटा सा पूजा घर भी था जहाँ दीपक और अगरबत्ती जल रहे थे। वे समझ चुके थे कि इस घर में समस्या ये थी कि कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ दिमाग में खलल था जिसका इलाज शॉक ट्रीटमेंट था। मम्मी, मैं शाम को आता हूँ कहकर विशाल जी वहाँ से रुखसत हुए। शाम के 7 बज रहे थे जब विशाल जी वापस ससुराल पहुँचे। अजय जी ने उनकी की फ़ोन पर बातचीत हुई थी कि रात के 10 बजे तक घर आने वाले हैं, यानी आज रात विशाल जी को ससुराल में ही गुजारनी थी। श्वेता भाभी किचन में मेड के साथ काम करवा रही थी और सासू माँ अपने कमरे में किसी पड़ोसन महिला के साथ बातचीत कर रही थी। दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में स्कूल से मिला काम निपटाने में लगे हुए थे। मौका अच्छा था। अभिवादन के उपरांत श्वेता भाभी विशाल जी को अपने बेडरूम में बिठाई और बोली, मैं चाय लेकर आती हूँ। विशाल जी एक विशालकाय टीवी ऑन कर एक कुर्सी पर बैठ गए। 10 मिनट के बाद श्वेता भाभी एक ट्रे में चाय, बिस्किट और नमकीन लेकर आई और एक मर्यादित दूरी पर कुर्सी खींच कर बैठ गई। विशाल जी मन ही मन किसी उलझन में थे और श्वेता भाभी का चेहरा भी बहुत ही गंभीर था। लीजिए चाय पीजिए। चाय का प्याला विशाल जी की ओर सरकाती हुई वह बोली, भाभी जी, दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता था माँ जी के बारे में। विशाल जी ने हैरानी से श्वेता जी की ओर देखा। श्वेता जी के होठों पर एक फीकी मुस्कान रेंग कर रह गई। विशाल जी, आप में और मुझ में एक ही तो कॉमन है, वह है हमारी सासू माँ। वह आपकी भी उतनी ही सास है जितनी कि मेरी। अजय जी भाई बहनों में सबसे बड़े थे, उसके बाद विभा और सबसे छोटा विजय बाबू। आप तो बहुत कुछ अंदाज़ा लगाए बैठी हैं, इसमें अंदाज़ा लगाने की क्या बात है? आप सूचना देकर आ रहे हैं। मेरे पतिदेव से आपका आग्रह है कि आज रात वे आपसे ज़रूर मिले। ऊपर से बार बार देवर जी का फ़ोन करना, घर में तल्खी का माहौल। क्या इतने हिंट्स के बाद भी कुछ और कहना ज़रूरी रह जाता है? विशाल जी,
माँ जी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि मेरे खुद के माता पिता अब नहीं रहे। मुझे हमेशा माँ जी में मेरी माँ की छवि दिखती है। बेशक वे मुझसे नाराज़ रहती हैं, मेरी शिकायत करती हैं, पर मेरी समझ में वह बीमार हैं। मानसिक बीमार हमारी मजबूरी यह है कि इस मानसिक बीमारी का हम इलाज भी नहीं करवा सकते। अगर किसी मनोचिकित्सक के पास माँ जी को लेकर जाएं, तो सभी यही कहेंगे कि अच्छी भली सास को पागल बना रही हैं। देवर और देवरानी दूर बैठे टेलीफोन पर हालचाल पूछते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और अपनी खुद की मजबूरियां सुनाते हैं, जताते हैं, जो माँ जी को बहुत ही अच्छा लगता है। माँ जी के ईगो को शांत करता है, भावनाओं को उकसाता है, रो धोकर मन को हल्का करता है। पर मेरी मजबूरी भी समझिए, मैं अकेली महिला घर देखूं या बच्चे संभालूं, गेस्ट रिसीव करूं या दुनियादारी निभाऊं, ऊपर से स्कूल जाऊं, स्कूल का भी काम घर लेकर आऊं। सच कहा जाए तो मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। कभी कभी बच्चे या पति या खुद मेरा मन अच्छा खाने को करता है तो हमें किसी रेस्टोरेंट का मुंह देखना पड़ता है। अगर मेड नहीं मिली होती तो मेरे बच्चे जैम ब्रेड और जैम खाने के लिए मजबूर हो जाते, गंदे कपड़े जूते पहनकर स्कूल जाती। बोलते बोलते श्वेता जी का चेहरा आंसुओं से भर गया था। भावनाओं के आवेग ने आंखों को बहने के लिए मजबूर कर दिया था। वह अपने दुपट्टे से अपनी आंखों और चेहरे को पोंछने लगी। विशाल जी चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने श्वेता जी को टोकना उचित नहीं समझा। जब वह संयत हुई तो फिर आगे बोली, विशाल जी, अब मैं भी 50+ की हो गई हूँ। मेरा खुद का शरीर थक रहा है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों से ग्रसित हूँ, ऊपर से नौकरी की मजबूरी। मुझे हर रोज़ सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ना ही पड़ता है। अगर नहीं जागो तो ना मैं स्कूल जा पाऊँ और ना बच्चे जा पाएँ। सबका ब्रेकफास्ट तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, खुद तैयार होकर भागते भागते स्कूल पहुँचती हूँ। दिन में रेस्ट का कोई रोल नहीं है, मौका ही नहीं है। ऐसी हालत में अगर मैं रात 10 बजे तक सोने ना जाऊं तो अगले दिन स्कूल की छुट्टी होना तय है। माँ जी रात 12 बजे तक फुल वॉल्यूम में टीवी चलाना चाहती हैं। देर रात तक जगराता वगैरह में जाना चाहती हैं। जब तक नींद ना आ जाए तब तक टीवी सीरियल देखना चाहती हैं, भजन सुनना चाहती हैं। चाहती हैं कि जब वह रात को 12-1 बजे सोने जाए तो कोई उनके हाथ पैर दबा दे, मालिश कर दे। रात को उठ उठ कर चेक करे कि माँ जी को कोई ज़रूरत तो नहीं है। फुल टाइम लिव इन मेड रखना चाहती हूँ तो उन्होंने इसमें भी ऐतराज़ है। अपने कमरे में किसी को रहने भी नहीं देना चाहती। कई बार मेड से लड़ चुकी हैं और मुझे खुशामद कर करके मेड को वापस बुलाना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, ज़्यादा पैसे का लालच देना पड़ता है। विशाल जी, आप नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? श्वेता जी ने विस्मित भाव से विशाल जी की ओर देखा, फिर बोली, कहना आसान है, यह बड़ा मकान, महंगी गाड़ी, लेविश लिविंग स्टैंडर्ड ऐसी नौकरी की बदौलत है। घर में सबको सब कुछ चाहिए, इसके बदले मैं क्या खोती हूँ, कोई नहीं समझता। आज की डेट में मैं नौकरी छोड़ दूँ तो ये तो खुद माँ भी नहीं चाहेंगी। विशाल जी, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आपको सम्मान अपमान जैसा कोई भाव सताता नहीं है? श्वेता जी के होठों पर मुस्कान रेंग गई। विशाल जी, आजकल मैंने सुनना कम और सुनाना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब रही बात मान सम्मान और अपमान की, तो मैंने समझ लिया है कि बुजुर्गों का काम सुनाना और मेरा काम सुनना है। घर में पति की, मेड की, बच्चों की, बुजुर्गों की सुनो और स्कूल में स्टाफ की, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रिंसिपल की, पेरेंट्स की और तो और स्टूडेंट्स की भी सुनो। घर से बाहर स्कूल बस वालों की, पड़ोसियों की, किस किस की बताएं, मुझे तो सिर्फ सुनना ही सुनना है। अगर हर बात पर मैं मान सम्मान और अपमान की सोचने लगूं तो 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा। किसी भी हालत में महीना भर से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगी। विशाल जी, इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। श्वेता, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड की गोलियां कोई लेमन जूस तो है नहीं। इसी तनावपूर्ण जीवन की देन है जो मुझे रोज़ खाना पड़ता है। भाभी जी, विशाल जी सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोले, सच कहूँ तो मुझे आप पर दया आ रही है। श्वेता जी की आंखें एक बार फिर से बरस पड़ी। विशाल जी कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए, बोले, देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, पर मेरा यकीन मानिए यहाँ से वापस जयपुर जाने से पहले
मैं घर में शांति का माहौल कायम करके ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे समस्या का जड़ दिखाई दे रही है और उसका हल भी समझ में आ रहा है। श्वेता, क्या है समस्या? विशाल जी, खाली दिमाग, शैतान का घर। आप लोगों ने मम्मी जी को ज़रूरत से ज़्यादा आराम करवा दिया है। इनका शरीर थकता ही नहीं। इन्हें करने के लिए कोई काम देना होगा, कोई जिम्मेदारी देनी होगी, किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा। सास बहू की झगड़ों वाले सीरियल देख देख कर इन्हें भी नई नई खुराफात सूझने लगी हैं। विशाल जी को अपनी तरफ से बोलते देखा तो उनके मन में भी तसल्ली सी हुई। होठों पर मुस्कुराहट श्वेता आ गई। विशाल जी, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ। विशाल जी, जी कहिए। एक व्यक्ति वह होता है जिसे हाथ से काम करना पड़ता है, और एक व्यक्ति वह होता है जिसे काम तो कोई करना है नहीं, फिर यह दिखाना और जताना होता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। माँ जी चाहे तो मुझे रोज़ थप्पड़ मारती रहे, तो भी मैं हंसकर रोकर भी उनकी सेवा करती रहूँगी। समझूंगी कि उनकी बीमारी और बढ़ गई है, और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि माँ जी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बर्दाश्त की हद तक सहने के लिए तैयार हूँ। पर तकलीफ तब होती है जब कोई दूर बैठकर मोबाइल के जरिए माँ जी के कानों में मंत्र फूंकता है, अच्छे भले शांतिपूर्ण माहौल में अशांति फैलाता है। देवर जी भले ही माँ जी के लिए कुछ भी ना करें, पर माँ जी को अनावश्यक भड़काएं तो नहीं। विशाल जी, भाभी जी आप निश्चित रहिए, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। दोनों के बीच फिर से शांति छा गई। भाभी जी, मुझे छत पर जाना है, विशाल जी उठते हुए बोले। क्यों? विशाल जी ने ऐसा इशारा किया जैसे सिगरेट पीना चाहते हो। श्वेता, दरवाज़ा बंद करके यहीं कस लगा लीजिए। अगर ड्रिंक करना चाहते हो तो वह भी मिल जाएगा। ड्रिंक? यहाँ घर पर? अजय जी ने आपके लिए कल शाम को ही 2 बोतलें भिजवा दिया था। ताज्जुब है, पर ड्रिंक नहीं, सिर्फ स्मोक करनी है, और मैं नहीं चाहता कि बच्चों या मम्मी जी को कुछ पता चल पाए। श्वेता जी चुपचाप उठी और छत पर जाने की सीढ़ियों की ओर इशारा कर दिया। विशाल जी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँचे और दरवाजे का पल्ला लोक कर जेब से मोबाइल और सिगरेट केस निकालने लगे। असल में उन्हें सिगरेट की उतनी तलब नहीं लग रही थी जितना विभा से प्राइवेसी में बात करना उचित लग रहा था। एक सिगरेट जलाकर वे छत पर चहलकदमी करते हुए मोबाइल से विभा को रिंग कर रहे थे। क्या हुआ? हेलो के बाद विभा का दूसरा आतुर स्वर था। समस्या और उसका समाधान समझ में आ गया है। विभा, क्या है समस्या और क्या है निदान? विशाल, समस्या खुद तुम्हारी माँ है और निदान है उन्हें जयपुर लाना। क्या बक रहे हो? विभा ने तीखे स्वर में कहा। विशाल जी, यहाँ आराम करते करते तुम्हारी माँ का दिमाग हिल गया है, वहाँ तुम्हारे पास जब शरीर भी हिलाना पड़ेगा तब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर भी बताइएगा, और साथ ही साथ यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।